राम राम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, फ्यूचर के एफटीओ को देखते हुए, यूरोप के साथ जो हमारा एफटीए हुआ है, उसको देखते हुए टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री की एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी, हालाँकि ये कंपनी मैं पिछले 4-5 सालों से मॉनिटर करता हूँ, मेरे वॉच लिस्ट में है और बराबर इसका मैं ट्रैक करता हूँ। कई बार मैं आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बताया भी है। हो सकता है कभी आपने सीरियसली लिया हो या नहीं लिया हो। ये एक हिसाब से अगर देखें तो टेक्निकली टेक्सटाइल्स कंपनी है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑटो इंडस्ट्री से है। अगर इस कंपनी की मटेरियल हम देखें तो इस कंपनी का मटेरियल ऑटो इंडस्ट्री, फुटवियर, फर्नीचर इंडस्ट्री में होता है। इस कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एक रेंज के अंदर घूम रही है। अच्छा, ये कंपनी मुझे क्यों पसंद है, हमेशा से क्यों पसंद है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक्चुअली अगर ये इस कंपनी का पीयर देखें तो इनके पीयर में जितनी कंपनी है, प्राइस के हिसाब से सबसे सस्ती, कंपेयर टू वैल्यूएशन, आप ध्यान रखिएगा, कंपेयर टू वैल्यूएशन प्राइस के हिसाब से सबसे सस्ती और मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हालांकि अपने आप में एक्चुअल वैल्यूएशन से ये कंपनी थोड़ी महंगी है, बट अगर अपने पीयर से तुलना करेंगे तो सबसे सस्ती कंपनी है, प्राइस में सबसे सस्ती कंपनी है, बट मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखते हैं तो 2026-2027 जो आने वाले साल, मतलब ये मार्च एंडिंग खत्म होने के बाद जो नया साल शुरू होगा, मैं उसकी बात करता हूं, तो मुझे ये उम्मीद है कि इसकी जो ईपीएस की जो ग्रोथ होगी 11 से 12% का सीएजीआर इसका रहेगा और मार्जिन 22 से 23% रहने की जो है उम्मीद है। इस कंपनी का मार्केट शेयर ऑटो इंडस्ट्री के अंदर काफी तेजी से बढ़ेगा। कंपनी एक 250 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही थी दोस्तों, मैक्सिको में, बट इसको होल्ड पे डाला। होल्ड पे इसलिए डाला कि उस दौरान टैरिफ आ गया अमेरिका का, तो इन्होंने इसको होल्ड पे डाला। लेकिन अभी 4 दिन पहले, मतलब अभी 4 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है, अभी फाइनल तो हुआ नहीं, बट एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट आ गया कि अमेरिका जो है टैरिफ रिड्यूस किया है। तो उसके बाद जैसे रात में उसका है और दिन में इनका अनाउंसमेंट मैनेजमेंट का आ गया कि अब हम वो 250 करोड़ का कैपेक्स करेंगे नई यूनिट बनाने के लिए मैक्सिको में। तो एक चीज, वो जो पहले होल्ड था वो अभी जाके कंफर्म हुआ है। जिस दिन मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है, काफी अच्छी मूवमेंट भी थी इसमें, 7-8% का। अच्छा, इसका जो मैं एक्चुअल वैल्यूएशन अपने ग्रुप मेंबर को भी बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको बता दूं, एक्चुअल वैल्यूएशन के अंदर हमने उस अर्निंग को नहीं ऐड किया है, क्योंकि ये रिसर्च 15 दिन पहले की है और अर्निंग अभी आई है 4 दिन पहले। अर्निंग काफी ज्यादा स्ट्रांग इसकी आई है। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री की एक कंपनी है। अगर एक्सपोर्ट लोकेशन इस कंपनी का देखते हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, तो यूएसए, यूके, चाइना, साउथ अफ्रीका और यूरोप। यूरोप के अंदर अभी आगे इनका काम बढ़ेगा। देखिए, इसलिए बढ़ेगा एफटीए के बाद क्योंकि यहाँ पे टैरिफ जीरो हो जाएगा। अब टैरिफ जब जीरो हो जाएगा तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई अगर हमने किसी इंडस्ट्री के लिए, विदेशियों के लिए अगर कोई इंडस्ट्री अपने यहाँ खोल दिया तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो अपनी इंडस्ट्री का क्या होगा। यही चीज़ें उनके लिए भी लागू होती है। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने 0% टैरिफ कर दिया 10% से, जो कि एफटीए में शामिल है, शूटिंग, शर्टिंग और टेक्सटाइल्स और ये लेदर वगैरह में अगर जीरो कर दिया तो हम भी वहाँ पे कंपटीशन में आ जाएंगे। तो वहाँ पे भी लोकल कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा हालत खराब होता है। ये सब जगह लागू होता है, ऐसा नहीं है। बट इसका सही फायदा कौन उठाता है, आप इस किसी भी एफटीए का, मैं इसी कंपनी से रिलेटेड बता रहा हूँ, मैं एफटीए में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको शायद समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब वहां पे टैरिफ कम होगा तो ये भी कंपटीशन के मार्केट में आ जाएंगे। बट किसी भी एफटीए में किसी भी देश की जीत तब होती है जब उसका प्राइस रीजनेबल हो और प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी हैवी हो। चाइना इसीलिए हमेशा जीतता है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत दाब के है, जहां पे भी माल भरते एकदम भर देते हैं, लो मार्जिन पे भी माल भरते हैं, तो वॉल्यूम रेवेन्यू का इतना तगड़ा जनरेट हो जाता है कि लो मार्जिन में भी वो हैवी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एफटीए का फायदा तभी होगा जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग पूरी बूस्ट पे होगी, पूरी कैपेसिटी के साथ, बल्कि कैपेसिटी बढ़ाएं और माल को वहां पर डंप करें। माल डंपिंग से आप ये मत समझिएगा, डंपिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि हम जिस भाव में अपने देश में माल बेच रहे हैं और उससे कम भाव में हम दूसरे देश में माल बेच दें, उसको बोलते हैं डंपिंग। बट अगर हम वहां पे कंपटीशन के मार्केट में आ गए, हमको मार्जिन कम मिल रही है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमारी तगड़ी है, तो हम माल पूरा भरपूर वहां पे भर सकते हैं। तो कोई भी देश एफटीए में तभी जीतता है जब उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, ऑल ओवर ज्यादा हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि प्रोडक्ट वाइज में ज्यादा अच्छा होता नहीं, क्योंकि उसमें सरकार का घाटा बढ़ जाता है, उससे देश घाटे में जाता है। तो आप इस चीज को समझ लें। तो काफी सालों से मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। यूरोप के अंदर जो डील आई है और उसके बाद यूएसए के अंदर चाइना से तो हम ऊपर ही हैं, टैरिफ में हम नीचे हैं, तो चाइना वाला बेनिफिट तो हमको मिलेगा। अगर चाइना का टैरिफ रिड्यूस नहीं होता है तो तो मुझे ये कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग लगती है। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर काफी मजबूत क्लाइंट लिस्ट है इनकी। जो मेन मेन नाम है वही मैं आपको बताऊंगा, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी मोटर, हुंडई,
होंडा मोटरसाइकिल 250 करोड़ का कैपेक्स कंफर्म हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। फुटवियर में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिस्ट क्लाइंट लिस्ट है, लेकिन जो बड़े ब्रांड हैं उनको छोटे ब्रांड खा रहे हैं, तो मैं आपको बड़े ब्रांडों का भी नाम बता दे रहा हूँ। सिर्फ ब्रांड ही बन के रह गए, लेकिन अगर आप फुटवियर के आज मार्केट में जाइए तो पचासों कंपनियां वहां पे दिखेंगी। बाटा कहीं एक कोने में दबा रहेगा, या फिर बाटा के शोरूम में जाइए तो आपको उतनी भीड़ नहीं दिखेगी। तो क्लाइंट लिस्ट में बाटा, पैरागॉन, लांसर, एक्शन, रिलैक्सो और बीकेसी ग्रुप, ये इनके मेन क्लाइंट हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे क्लाइंट हैं। कंपनी फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। कंपनी ने 2026 आने वाले साल में जो टारगेट रखा है 26-27 का रेवेन्यू का 1000 करोड़ का रखा है। ये टारगेट काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, क्योंकि बड़े टारगेट रखते नहीं। और पिछले 4 साल में कंपनी ने जो भी कमेंट्री की है, मैनेजमेंट ने जो भी अनाउंसमेंट किया है, उसको पूरा किया है और बहुत इजीली पूरा किया है। इसके लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, और खास तौर से पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। आप में से कुछ फॉलोअर ने मुझे कुछ साल पहले अपडेट किया था कि जब उनकी ट्रेनिंग थी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, तो शायद इस कंपनी के अंदर उनको ले जाया गया था ट्रेनिंग के लिए। तो शायद इस ग्रुप के अंदर, मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट शायद इस ग्रुप के अंदर वो भी हैं। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। 2290 करोड़ का मार्केट कैप है और 850 से 950 करोड़ का रेवेन्यू। मैनेजमेंट छोटे छोटे कैपेक्स भी अपनी फैक्ट्री के अंदर करती रहती है, जो इनकी यूनिट है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोलती है कि ये जो छोटे छोटे हम 40-50 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ का कैपेक्स करते हैं, हम ये जरूरी नहीं समझते कि हम उसको आके पब्लिक में अनाउंसमेंट करें, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज से भी मुझे काफी ज्यादा ट्रस्ट होता है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन के फेवर में नहीं है कि मार्केट में आए, रोज अनाउंसमेंट करें और रोज रिटेलर उसके अंदर कूदें। यही कारण है कि इस कंपनी के शेयर के अंदर मूवमेंट बहुत नॉर्मल होती है। रैली हो तो बहुत ज्यादा चलता नहीं रैली के साथ, और गिरावट हो तो सेंटीमेंट के साथ कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर गिरावट नहीं होती। 2290 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं कंपनी का नाम बता देता हूं, क्योंकि उसके बाद जो चीजें मैं बताऊंगा वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं है एज पर रूल। तो कंपनी का नाम है मयूर यूनिक्वार्टर। मयूर यूनिक्वार्टर, इस नाम से दो कंपनियां ट्रेड होती हैं। आप जाके पहले गूगल सर्च कर लीजिएगा, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इसको मत सर्च करिएगा, पहले गूगल सर्च करिएगा, वहां पे आपको सही तरीके से कंपनी मिल जाएगी, फिर आके आप अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड करिएगा। मयूर